Good afternoon, all of you. afternoon, sir. Hmm. Afternoon, Good afternoon. आज हम लोग चर्चा करेंगे sir. सैडलर कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। Good afternoon, sir. अब सैडलर कमीशन में देखिए, पहले हम बताए थे वुड कमीशन, ठीक है ना, हंटर कमीशन, और जो भी कमीशन है ये स्वतंत्रता आंदोलन है ना, जो हुआ था 1847 से पहले। उससे पहले क्या हुआ कि जितने भी कमीशन बने उसमें कुछ ना कुछ कमी हुआ, है ना। तो जो भी कमी हुआ, तो इससे पहले वुड वुड था, हंटर था। तो हंटर में क्या था, हंटर में वुड में देखिए, कोई बोला कि और मैकाले बोला कि उच्च प्राथमिक पर था। उसके बाद फिर ये वुड का था कुछ अलग था, वैसे हंटर का था प्राथमिक पद था, ठीक है ना। और वुड का था वो प्राथमिक और उच्च सब पर था, लेकिन इसमें जो भी किए वो माध्यमिक और यहाँ विश्वविद्यालय पर इसका समीक्षा नहीं किया। उस समय ये सैडलर कमीशन क्या था कि उस समय कलकत्ता एक विश्वविद्यालय था जो कि बहुत प्रसिद्ध था। तो ये विश्वविद्यालय में बहुत सारा कमी था। जैसे कमी में उस समय प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बहुत विकास नहीं हो पाया था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो भी बहुत सारा कमी था, जैसे शिक्षकों की कमी था, बहुत सारे कोर्सेस नहीं थे, है ना। तो उस समय एक लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति सैडलर ने अपना 7 सदस्यीय, जिसमें 2 भारतीय था, एक का नाम था डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे का नाम था डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक है ना। ये सब मिलके एक आयोग का गठन किया और भारत सरकार ने 14 सितंबर 1917 को सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का नाम सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका कार्य क्षेत्र क्या था, इसका कार्य क्षेत्र कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय की जो तत्कालीन स्थिति थी उसके समस्याओं का अध्ययन किया और उसमें सुधार के लिए सुझाव दिया। और साथ ही साथ अन्य विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता के अलावा और भी विश्वविद्यालय था, उसमें जो भी कमी था उसको सुधार करने का इसमें सुझाव दिए। इसको बनाने में, इस आयोग को बनाने में लगभग 17 माह का निरंतर परिश्रम लगा और मार्च 1919 में यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट 13 भागों में बटा हुआ है। इसमें विश्वविद्यालय की समस्याओं, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, है ना, इस पर, और एक शिक्षक शिक्षा, इस पर विचार कर सुझाव दिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसे माध्यमिक शिक्षा पर क्या क्या सिफारिशें किया, ठीक है। अब माध्यमिक शिक्षा, उस समय क्या था कि माध्यमिक शिक्षा में भी बहुत दोष। तो आयोग बोलता है कि जब तक माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा इसमें सुधार नहीं होगा तो आगे का कोई भी विश्वविद्यालय में जो भी कमी है इसका सुधार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके कि आयोग का पूर्ण विश्वास था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में अगर सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसमें वो क्या कहे कि इंटरमीडिएट की शिक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश किया जाए इसमें। उसके बाद दूसरा था कि इंटरमीडिएट के जो शिक्षा है उसको स्वतंत्र एक कॉलेज बना दिया जाए, इंटर कॉलेज, या तो स्कूल में अलग किया जाए, ठीक है। और कहा गया इसमें कि ये जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, ये साथ साथ में 12 वर्षों का हो, ठीक है। और
इसमें प्रत्येक प्रांत में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किया गया, इसका प्रधान किया गया, जो कि ये शिक्षा बोर्ड का काम था कि परीक्षा का कैसे संचालन करेंगे और जितने भी स्कूल माध्यमिक हो या स्कूल को कैसे मान्यता दिया जाए, है ना, इसका काम दिया गया। और इसमें इंटर कॉलेज में, इसको बोलते हैं इंटर या इंटरमीडिएट कॉलेज में, व्यवहारिक विषय यानी व्यवहारिक जीवन में जो संबंधित हो ऐसे विषय को स्थान दिया जाना चाहिए। तो इसमें पहला जिसे बोलते हैं कि कला, वाणिज्य और विज्ञान, साथ साथ कोई भी व्यवसायिक शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर और इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, और एक बोलता है कि वर्नाकुलर भाषा होना चाहिए। अब आयोग एक बहुत अच्छा इसमें कोटेशन दिया है, जो कि आयोग एक कोटेशन दिया है यहाँ, हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, आयोग एक कोटेशन दिया, बोला कि जिस प्रणाली में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में सही तथा धारा प्रवाह के रूप में लिख बोल सकते हैं, वही शिक्षा प्रणाली सही है ना। यानी कहने का अर्थ है, आयोग बोला कि अगर कोई भी भाषा बोला जाए, अगर उसको अच्छे से पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो वैसा भाषा बेकार है। आयोग बहुत अच्छा ये अपनी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वो तो माध्यमिक का था, अब विश्वविद्यालय में क्या क्या ये सिफारिश दिया। अब यहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा में ये जो भी सिफारिश दिया, इसमें वो कहा गया कि इंटरमीडिएट के बाद जो भी विश्वविद्यालय शिक्षा हो 3 वर्ष की होनी चाहिए। उसमें यहाँ ना जो बोलते हैं कि पास कोर्स और ऑनर्स, साथ में और एक होता है स्नातकोत्तर जिसको एमए, है ना, और साथ में कुछ व्यवहारिक शिक्षा जिसे बोलते हैं कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और औद्योगिक विषय को भी स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को एक कार्यभार दिया गया कि कम से कम, जिसे वो बोले कि ढाका में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, ठीक है। ढाका में उसको एकाकी विश्वविद्यालय, एकाकी मतलब कि ऑटोनोमस, ठीक है। और बोला गया कि इसमें विश्वविद्यालय आयोग में और एक कहा गया कि अन्य विश्वविद्यालय माने कलकत्ता और ढाका को छोड़ के अन्य विश्वविद्यालय में सभी जगह मैंने पढ़ाई की व्यवस्था किया जाना चाहिए, और कलकत्ता और ये ढाका में एक एक टीचर ट्रेनिंग माने शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए। और इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय में प्राच्य भाषाओं का विकास किया जाना चाहिए, और विश्वविद्यालय में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। और शिक्षा विभाग में जिसे पहले होते थे विश्वविद्यालय में सीनेट, उसको कोर्ट बोला गया, और जो सिंडिकेट होता था उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी समिति कहा गया, ठीक है। अब विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर, रीडरों और जो भी वहाँ है उसकी नियुक्ति के लिए एक बोर्ड बनाया गया, और उसी के आधार पर वहाँ नियुक्ति की जाएगी। और उस समय कुलपति और उप कुलपति की बहाली होती थी, वो कहा गया कि वो वैतनिक हो, यानी उसको पेमेंट मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, और वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम नहीं हो, ठीक है। और एक कहा गया कि कॉलेज में जो भी यहाँ व्यवसायिक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव किया गया, व्यवसायिक माने टेक्निकल कॉलेज, ठीक है ना। और विश्वविद्यालय को कहा गया कि उस समय जो सरकारी नियंत्रण था उसे मुक्त किया जाए, यानी जो भी उसका नियंत्रण हो सेल्फ डिपेंडेंट हो, ठीक है ना। तो यहाँ विश्वविद्यालय ये बात कहा गया। अब जैसे अन्य सिफारिश में वो कहा कि मुस्लिम शिक्षा, उस समय क्या था, मुस्लिम शिक्षा
बहुत ही मुस्लिम शिक्षा उस समय बहुत ही ये पिछड़ा था। तो उस समय उसको हम कैसे डेवलप करें, उसके लिए वो बात कहें कि जगह जगह उर्दू स्कूल खोला जाए या उर्दू विश्वविद्यालय या उर्दू से पढ़ाई हो। और एक बोलते हैं कि मुस्लिम जो महिला थी वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए उन लोग के लिए एक पर्दा स्कूल यानी उसी प्रकार का स्कूल खोला जाए जिसमें वही लोग वहाँ पढ़ सकते हैं जो पर्दा वाले स्त्री थे, ठीक है ना। ये यहाँ मुस्लिम शिक्षा में इसकी कहा गया। और एक इसमें और एक व्यवस्था किया गया कि वहाँ पर उर्दू उर्दू अध्यापक यानी उर्दू स्कूल में उर्दू अध्यापक का नियुक्ति किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है जैसे स्त्री शिक्षा। अब स्त्री शिक्षा उस समय स्त्री शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस आयोग में स्त्री शिक्षा को विकास करने के लिए जगह जगह स्वशिक्षा और जहाँ बालिका अलग है उसके लिए बालिका के लिए अलग स्कूल, ठीक है। और इसमें भी इंक्लूड किया गया कि बालिका के लिए अलग से शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अध्यापक प्रशिक्षण। यहाँ कहा गया कि जितने भी यहाँ विश्वविद्यालय हैं कलकत्ता ढाका को छोड़ के सभी जगह एक एक शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज खोलने का प्रस्ताव किया गया। अब और एक इसमें और बात कही गई कि इसमें तकनीकी शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, तो सभी विश्वविद्यालय में तकनीकी और व्यवहारिक शिक्षा को यहाँ पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो इतना है सिफारिशें किया, ठीक है ना। यहाँ तो यहाँ पर जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो और एक यहाँ प्रस्ताव किया गया कि जगह जगह जैसे यहाँ पटना में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में है, तो बहुत जगह आवासीय विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव किया, लेकिन ये बाद में वैसे खुला नहीं। अब इसमें हम लोग एक समीक्षा करेंगे कि जैसे बोलते हैं कि जो भी यहाँ स्कूल में इंटरमीडिएट कॉलेज में विश्वविद्यालय में प्रस्ताव किया गया था कि मातृभाषा में इसकी शिक्षा दी जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, क्या क्या प्रभाव हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। अब कहा गया इसमें कि सभी जगह जैसे स्कूली शिक्षा के आधार पर ही विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाए। जब तक स्कूली शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा को हम बेहतर नहीं करेंगे तब तक आगे विश्वविद्यालय में शिक्षा देना सही नहीं है ना। ये इसका बहुत मुख्य बिंदु था। और कहा गया कि जो आयोग बोला कि माध्यमिक स्कूल में या विश्वविद्यालय में जो भाषा का प्रयोग हो वो मातृभाषा में होना चाहिए या प्राच्य भाषा, ठीक है, जिसको स्थानीय भाषा कहा जाता है। अब आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना, जगह जगह आवासीय विश्वविद्यालय जैसे अलीगढ़ हुआ, बम्बई है, ढाका है, लखनऊ है, पटना है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, तो इस सब में एक एक आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किया। अब नेक्स्ट है विश्वविद्यालय सुधार। ये विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में जितने भी कमी था उसको ठीक करने के लिए बहुत बेहतर इसमें उपाय किया, ठीक है। इसके लिए स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा सभी को इस पाठ्यक्रम में शामिल करने का ये प्रस्ताव रखा। अब यहाँ पर जो सैडलर कमीशन का मुख्य बिंदु था कि इसमें एक विश्वविद्यालय में कहा गया कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए एक डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इसका भी एक स्थापना किया गया, ठीक है। अब मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से विश्वविद्यालय में कैसे शिक्षा प्रदान करना है इसकी भी व्यवस्था इसमें की गई। अब इसमें
विश्वविद्यालय इस आयोग में, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहा जाता है, इसका कार्य उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे और उसको उस समय बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे और उसको नियंत्रण करना कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये बहुत दिक्कत हो रही थी। उस समय इस आयोग का गठन करने के बाद देखे कि इसमें जो भी कमी है उसका समीक्षा किए, उसके बाद इस पर सुधार करने की बात कही गई। ठीक है, अब इसमें और एक बात कहा गया कि माध्यमिक स्कूल को और इंटर स्कूल ये अलग अलग होना चाहिए, इसको विश्वविद्यालय में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है ना। और इसमें सैडलर कमीशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कि कलकत्ता और ढाका में एक एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स खोला जाए और ये ऑटोनोमस हो, माने एकात्मक विश्वविद्यालय। और साथ ही साथ सैडलर आयोग में सिफारिश किया कि जैसे मैसूर विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ये सबके यहाँ खोलने का इसको विचार किया गया। तो यहाँ अगर देखा जाए इसमें, तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसकी जितने भी जो सिफारिश यहाँ की गई वो हमारे देश के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही ये सराहनीय है। और विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में जांच करने के बाद, समीक्षा करने के बाद इसमें जो भी है उसमें बहुत अच्छे से सुधार किया गया। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग का भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सैडलर कमीशन अपने आप में एक बहुत ही अहम भूमिका रखती है। उस समय जो भी यहाँ विश्वविद्यालय में दो प्रकार का कोर्स किया गया था, एक था पास कोर्स और एक ऑनर्स, जो कि 3 वर्ष का होना चाहिए यहाँ पर, और साथ में जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी भी व्यवस्था यहाँ किया गया, जिसे यहाँ बोला गया कि स्नातकोत्तर करने के बाद शोध कार्य भी इसमें किया जाना चाहिए, जिससे आगे जाके परवीन हो, कहने का मतलब कि स्पेशल वो बने और पीएचडी कर सके। ठीक है, इसकी भी व्यवस्था किया गया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये हमारे भारत के लिए, ठीक है ना, यहाँ विश्वविद्यालय में सुधार के लिए बहुत गहरा ही अपना प्रभाव डाला है, इसलिए ये अपने आप में एक अहम भूमिका रखती है। ठीक है ना। तो सैडलर आयोग की निष्कर्ष के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जगह जगह आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। इसमें विशेषकर ढाका और कलकत्ता में एक एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और जितने भी प्रांत थे भारतीय यहाँ, तो वहाँ पर एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया गया। और विश्वविद्यालय का उस समय नियम बहुत कठोर था, जिसको नरम और लचीलापन बनाया गया। और विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में बहुत सारे पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया। और एक सैडलर आयोग की सिफारिशें में विश्वविद्यालय में शोध कार्य की शुरुआत की गई। इसमें अध्यापन के साथ साथ अनुसंधान करने का भी कार्य किया गया। विश्वविद्यालय पहले सिर्फ एक परीक्षा संस्था का ही काम करता था, लेकिन अब ये उसके अलावा, डिग्री देने के अलावा, ये अध्यापन और अनुसंधान का भी केंद्र बन गया।